नमस्कार साथियों, मैं मनीष वाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। आइए जानते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हरित क्रांति या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की, इस हरित क्रांति की बिल्कुल जड़ से लेकर के बिल्कुल टॉप तक आपको पहुंचा दूंगा कि हरित क्रांति क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं, ये सारी जानकारी आपको आज के लेक्चर में देने वाला हूं। फिर कृषि का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कृषि में जो बेसिक जो स्थिति थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम हरित क्रांति की बात करेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा सब्सिडीज के ऊपर। सहायकी, जो किसानों को सहायकी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, उस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या विचार है। सहायकी एक बहस का मुद्दा भारत में बना हुआ है, तो उस बहस के मुद्दे का भी एक जो हम निष्कर्ष है वो निष्कर्ष भी हम लोग निकालेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हरित क्रांति या जिसे कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए, क्रांति आप लोगों ने बहुत सी बार इतिहास में पढ़ी होगी, ठीक है, ये वाली क्रांति हुई थी, ये वाली क्रांति हुई थी, तो बस क्रांति का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, आंदोलन। ठीक है, मेरा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आंदोलन वाला सा फील आप लोगों को में आ जाता है कि क्रांति हुई होगी, राजा का महल तोड़ा गया होगा, ब्रिटिशर्स को मारा गया होगा, वो क्रांति। तो ये हरित क्रांति में कौन से ब्रिटिशर को मारा गया, कौन से राजा का महल ढहा गया, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब जब क्रांति की बात होती है, अगर रिवॉल्यूशन की बात होती है, तो एक बात को हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्रांति बात करता है बदलाव की। क्रांति जो बात करता है वो बदलाव की बात करता है। जब चेंज आता है, जब कोई बदलाव आता है, तो वो बदलाव अगर बहुत बड़े स्तर पे, एक लार्ज स्केल पे अगर वो चेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको क्रांति कहता हूं, मैं उसको रिवॉल्यूशन कहता हूं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी, तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला कि राजतंत्र से बिल्कुल लोकतंत्र की तरफ ले जाना चाहते थे, तो वो एक क्रांति थी। ठीक है, तो जब हम एक बहुत बड़े स्तर पे कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं और वो बदलाव लेकर के आया जा सकता है, तो वो क्या है, क्रांति है। और हरित क्रांति, तो हरित क्रांति से है फॉर हरित और है फॉर हमारे हरे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, और तो हरे हरे पेड़ पौधों से जो हमारा क्या, जितना भी जो खाद्य सामान है, मतलब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो जुड़ा हुआ है वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके आधार को समझते हैं कि ये हुआ क्या और इसकी शुरुआत क्या हुई। अब हरित क्रांति में जो बदलाव है वो बदलाव क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की क्या स्थिति थी कृषि में, यह हम लोग चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भारत की स्थिति जो कृषि में थी वो बहुत दयनीय थी, बहुत बुरी स्थिति ब्रिटिशर्स करके चले गए थे। उसके बाद काफी प्रयास हुए, 1965 तक मैं कहता हूं कि काफी प्रयास कंटिन्यूसली, और प्रयास आज तक भी हो रहे हैं, 2022 तक भी हो रहे हैं प्रयास, कंटिन्यूसली प्रयास हो रहे हैं। परंतु उस 1965 तक के दौर तक अगर आप देखेंगे तो एक तो 1947 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई, फिर 62 में चाइना के साथ लड़ाई, छोटी आंखें वालों के साथ, और फिर 65 में फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई। अब 47 में आजादी, आजादी के बाद 62 में चाइना के साथ लड़ाई और 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई, और 62 से 65 के बीच में एक घटना, 64 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ। ठीक है, तो फिर यहां से हमें एक नया नेता, एक नया लीडर हम लोगों को चाहिए होगा। तो यहां पर अगर इस वाले टाइम फेज को अगर आप देखते हैं, 3-4 सालों को, 62 से 65 वाला टाइम पीरियड देखते हैं, तो हम पहला तो देखते हैं कि दो तो हमें युद्ध देखने पड़ रहे हैं, एक चाइना वाला और एक पाकिस्तान वाला युद्ध देखा। इसके अलावा खाद्य संकट काफी भयंकर आ चुका है, खाने पीने की जो है किल्लत सी हमें देखने को मिल रही है, खाद्य संकट काफी भारी मात्रा में हमें देखने को मिला है। तीसरी समस्या यह रही कि अब एक नया नेतृत्व हमें चाहिए था। 1947 से नेहरू जी लगातार प्रधानमंत्री बनते जा रहे थे, तो एक हमें स्थायित्व नजर आ रहा था कि हाँ भैया नेहरू जी बैठे हैं, तो चिंता किस बात की, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी बैठे। नेहरू जी की डेथ के बाद पूरी दुनिया एक सवाल भारत पे ये भी खड़ा करती है कि क्या भारत अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा, क्या भारत में लोकतंत्र कंटिन्यू कर पाएगा। परंतु उन सभी बातों का जवाब देते हुए और उन सभी बातों की आलोचनाओं को चुप करते हुए हम लोगों ने चुना लाल बहादुर शास्त्री जी को नया प्रधानमंत्री। तो जो एक तीसरी जो समस्या थी सक्सेशन वाली कि कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा, वो समस्या तो हमारे दूर हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए। परंतु उस युद्ध के कारण और इस खाद्य संकट के कारण युद्ध पर हम लोगों ने काफी व्यय कर दिया, काफी खर्चा कर दिया, और खाद्य विदेशों से आयात करने में भी हम लोगों ने क्या करा, काफी व्यय, काफी खर्चा कर दिया। तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हो चुकी थी डाउन।
ठीक है। अब डाउन हो चुकी, युद्ध में खर्चा हुआ खाद्य संकट की आपूर्ति करने के लिए, सप्लाई करने के लिए क्या काफी खर्चा करना पड़ा। तो यहां से ही लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा आया कि जय जवान जय किसान, ये नारा दिया गया। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा दिया गया। फिर इन जय जवान जय किसान में और भी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि जय विज्ञान भी कहा गया है वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, फिर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जय अनुसंधान भी जोड़ा है, रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, तो जय जवान जय किसान ऐसी चीजें आगे इस नारे में है। पर ये जो पॉपुलर एक स्लोगन, पॉपुलर नारा हमें लाल बहादुर शास्त्री जी का देखने को मिलता है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान युद्ध में जो हमारे जवान लड़ रहे हैं उनके लिए, और जय किसान अब इस खाद्य संकट को अगर कोई दूर कर सकता है तो किसान ही दूर कर सकते हैं। मतलब मैं इतना सा कह रहा हूं कि अब भी हमारे भारत में जो खाने पीने की जो सप्लाई थी, जो आपूर्ति थी, वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल भी सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही। और ये सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत कम है। उत्पादन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, उत्पादन जो है वो बहुत ही कम उत्पादन है। अब जरूरत ये थी कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। जरूरत क्या थी? उत्पादन को बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए? अब हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम लोग उत्पादन को, अगर हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, अगर हम लोग उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो ज्यादा माल हो जाएगा, और ज्यादा माल हो जाएगा तो सबको खिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? ऐसा क्या करें कि कुछ बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए? तो इसके लिए कुछ नई तकनीकें लेकर के आने की सोची गई। और नई तकनीकों में क्या था? नई तकनीकों में लेकर के आते हैं हम HYV सीड्स। क्या लेकर के आए? HYV सीड्स, उच्च पैदावार वाले बीज। उच्च पैदावार वाले बीज, ये उच्च पैदावार वाले बीज नाम से पता चला, उच्च पैदावार, जो ज्यादा पैदा कर करके देंगे। अगर जो पहले हमारे पास बीज थे, अगर वो 10 किलो उगा करके दे रहे हैं तो ये 100 किलो उगा करके देंगे। तो ये जो उच्च पैदावार वाले बीज हैं, ये वीट मतलब गेहूं के, और राइस मतलब चावल के मंगवाए गए। वीट और राइस ये आए, गेहूं और चावल के आए। HYV सीड्स, अब इस HYV सीड्स के साथ है ना, आपको रासायनिक उर्वरक भी चाहिए। रासायनिक उर्वरक भी चाहिए, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब जो खाद मिट्टी में डाली जाती है जिससे कि उसकी उर्वरता बढ़ सके। और उर्वरता का मतलब क्या होता है? उर्वरता मतलब उपजाऊ, उसका जो उपजाऊपन है वो ज्यादा उपज दे सके। ठीक है, एक मिनट में आपको क्लियर करता हूं। उपजाऊपन, उपजाऊपन का मतलब है कि वो ज्यादा उपज दे सके। और उपज क्या होता है बेटा? कि एक मौसम में हम जो 3 मौसम देखते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश वाला, ये 3 मौसम देखते हैं। इसी प्रकार से रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं। तो जो एक फसल वाला दौर है, उस एक फसल वाले 4-5 महीने के टाइम पीरियड में वो कितना ग्रो करके दे रही है, ठीक है, उसको कहते हैं उपज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्दी के मौसम में 100 किलो का उत्पादन हुआ है तो अब 110 का, और मतलब 10 किलो उत्पादन बढ़ गया है। तो उपज का मतलब होता है एक मौसम के अंदर उसकी कितनी वो क्वांटिटी पैदा कर करके दे रही है। तो हम लोगों ने उर्वरक लेकर के आए, और उर्वरक कौन से? रासायनिक वाले हैं, केमिकल वाले उर्वरक लेकर के आए। पहले उर्वरक के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा था? गाय का गोबर इस्तेमाल हो रहा था। पर अब केमिकल फर्टिलाइजर्स में अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल कर करके वो उर्वरक इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी जो मिट्टी का उपजाऊपन है, वो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ रहा है। अब अगर पेड़ पौधे खराब हो गए तो उसके लिए लेकर के आए गए कीटनाशक। कीटनाशक, कीटनाशक का मतलब, कीट का मतलब क्या होता है? कोई छोटा मोटा जैसे इंसेक्ट नहीं होता। मतलब आप मान लीजिए कि जो पेड़ पौधे को खराब करने वाला जो जानवर, एक छोटा सा जो कीट है, वो कीट है, उसका नाश करने वाली चीज लेकर के गए। केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स लेकर के आए गए। पहले हम इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, नीम के पत्तों का पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, या नीम के पत्ते जला करके धुआं कर दी। ठीक है, उन चीजों का, ऐसी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते थे। पर अब केमिकल आ चुका है, और इसके साथ साथ नई तकनीक लेकर के आए हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। नई तकनीक का मतलब यह था कि अगर पहले आप बैल के पीछे बांध करके खेतों को जोत रहे हैं तो अब आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, और जल्दी आपका उत्पादन होगा। इन सब के अलावा सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये जितनी भी चीजें हैं, HYV सीड्स हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक तकनीक, इन सबको क्या है? खूब ज्यादा पानी की आवश्यकता थी, तो सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये 4-5 मुख्यतः परिवर्तन करे गए, और ये जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों से जो असर आया वो ये आया कि भारत का उत्पादन बढ़ गया। भारत का जो उत्पादन है वो बढ़ गया, जो भारत का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। और ये जो प्रोडक्शन बढ़ा, ये जो बहुत बड़े स्तर पे जो बदलाव देखने को मिला, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? हरित क्रांति का नाम देते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब आप सोचोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन।
ये वो व्यक्ति हैं जो मैक्सिको से 1966 के दौर में 1966-67 में बीज मंगवा करके और जो भारत के जो पारंपरिक खेती है उन सबका इस्तेमाल कर करके उत्पादन करवाते हैं और उससे जब वर्दी देखने को मिलती है तो फिर वैसे और बीज मंगवा करके उनका उत्पादन करवाया जाता है और हम देखते हैं कि सच में एक बहुत गजब की ही वर्दी हम लोगों को देखने को मिली। तो हरित क्रांति के लिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हरित क्रांति एग्जैक्टली है क्या, तो हरित क्रांति कुछ ज़्यादा बड़ा मुद्दा हरित क्रांति नहीं बताती। हरित क्रांति सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कृषि में उत्पादन था उस उत्पादन में और बढ़ोतरी कर दी गई, उसकी जो रेट है उत्पादन की वो बढ़ गई। पहले हम 100 किलो उगा रहे थे, अब हम लोग 200, 250, 500 किलो एक मौसम में हम उपज दे रहे हैं। ये जो उत्पादन में जो वृद्धि आई है, ये वृद्धि ही क्या है, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बढ़िया जो बेनिफिट हमें देखने को मिला वो खाद्य संकट दूर हो गया। पहले हम लोग इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए हमें अमेरिका से मंगवाना पड़ रहा था, हमें अमेरिका की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अमेरिका हमारे पास भेज दे, अमेरिका हमारे पास भेज दे, या जो दूसरे जो विकसित देश है उनकी दया पर रहना पड़ रहा था। परंतु ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के बाद हमारी वो दया हमने खत्म कर दी और हम बिल्कुल अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और जो कहीं ना कहीं हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य भी था, आत्मनिर्भरता आना। ठीक है, हमें किसी दूसरे से आयात ना करना पड़े। जिन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं उनका दूसरों से मंगवाना कहीं ना कहीं फिजूल का जो खर्चा है वो हम लोग मानते हैं। तो अब हम लोग आत्मनिर्भर कृषि के मामले में हो चुके थे। परंतु अगर आप ये कहें कि हरित क्रांति सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियली रही तो ये थोड़ा सा गलत निष्कर्ष हरित क्रांति का होगा। ठीक है, आधी अधूरी कहानी सुनकर करके सोच लेना कि हाँ हरित क्रांति बढ़िया ही रही होगी तो बिल्कुल गलत है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, वो भी देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखो, HYV सीड्स महंगे आ रहे हैं, रासायनिक जो उर्वरक है वो महंगे आ रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक है जो महंगे आ रही है, तकनीक कोई अपना सकता है वो महंगी है, सिंचाई पानी की सुविधाएं सबके पास नहीं थी तो बोरवेल खुदवाना, मोटर वोटर लगवाना ये भी कोई महंगी ही चीज है। ठीक है, और इन सबको अगर कोई कर सकता है तो वो जो बड़े किसान है ना, बड़े किसान ही कर सकते हैं। और ये बड़े किसान लगभग कौन थे, जमींदार। ठीक है, तो ये बड़े किसान है जो जमींदार लोग हैं वही कर सकते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि ये लोग तो और भी अमीर होते गए क्योंकि उत्पादन बढ़ गया और उत्पादन को ज्यादा मार्केट में बेच करके खूब पैसा कमा लिया, तो ये तो और अमीर हो गए। और जब इससे उत्पादन ज्यादा हुआ तो जो पहले पारंपरिक तरीके अपनाए जा रहे थे, आज भी अगर उन पारंपरिक तरीकों को कोई किसान अपना रहा था तो वो गरीब होता जा रहा था। तो मतलब जो सबसे पहली तो चीज हमें देखने को मिली वो आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी। बच्चों, आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिली। वो बढ़ती, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। दूसरा ये कि जो पहले उगाया जा रहा था वो स्वस्थ फूड था, पौष्टिक खाना हम जिसे कहते हैं वो था। ना कोई दवाई, ना कोई सुई, ना कुछ इंजेक्शन, कुछ भी नहीं लगाया जा रहा था। बिल्कुल जैसा प्रकृति जैसा दे रही थी वैसा का वैसा हम लोग ले रहे थे, खा रहे थे। और ऐसा आप लोगों ने बहुत सी बार सुना भी होगा कि भाई जो पहले के ज़माने के लोग थे 100-100 साल जिया करते थे, आजकल वाले तो 20 में खांसने लगते हैं। ठीक है, बस पता नहीं कब उनकी जान निकले, ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं। पर पहले के ज़माने के लोग बहुत हष्ट पुष्ट रहा करते थे, तो उनका मतलब खाने का जो फूड उनको मिला करता था वो बहुत न्यूट्रिएंट था, बहुत मजबूत पौष्टिक फूड उनको मिला करता था। परंतु अब क्या हुआ, जब ये केमिकल्स उन पे डाले गए, खाद में केमिकल डाला गया, उन पत्तों पे केमिकल लगाया गया और मानव में समय के साथ जैसे जैसे लालच आता गया, केला इतना सा हुआ उस पर सुई लगाई, 2 दिन बाद केला बिल्कुल बड़ा हो गया, मार्केट में ले जा करके बेच दिया। सेब एप्पल इतना सा, उस पर सुई लगाई, इतना बड़ा कर दिया, ले जा करके बेच दिया। अंगूर एक डाल पे कुछ थोड़े से अंगूर और सुई लगाई और अंगूर बड़े बड़े इतने मोटे मोटे अंगूर हो गए, बेच दिया। तो इतना लालच बढ़ता गया, हम केमिकल्स का इतना इस्तेमाल करते गए और हम भूल चुके थे कि इन केमिकल से हम लोग उत्पादन तो बढ़ा पा रहे हैं पर कहीं ना कहीं उस उत्पादन को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, वो कम होते जा रहे हैं। मतलब लोगों के स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं और संख्या घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसका ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो हानि हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई, स्वास्थ्य की हानि बहुत गजब की हुई है, हरित क्रांति के बाद हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उर्वरक कीटनाशक ही। तीसरा फैक्टर एक कुल। जब पहले के जमाने में गाय का गोबर डाला जाता था तो मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती थी और मिट्टी का जो टिकाऊपन है ना वो भी बढ़ता था। नहीं तो मिट्टी क्या होती है, समय के साथ खराब होती जाती है, पर गोबर से मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत मिट्टी बनी रहती थी। परंतु जैसे जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता गया, मिट्टी की जो उर्वरता है वो तो एक समय के लिए बढ़ रही थी पर मिट्टी आगे के लिए खराब होती जा रही थी। मिट्टी का जो आप कह सकते हो जो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए थी मिट्टी की, वो कम हो गई।
मिट्टी की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी कम हो गई कि वैल्यू लंबे समय तक चलेगी, वो मतलब आप कह सकते हो कि कुछ समय बाद ही वो जो है बंजर जमीन हमें देखने को मिलेगी या खराब जमीन हमें देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि भूमि या जमीन का खराब होना, जमीन खराब होना भी एक मुख्य कारण रहा। चौथी चीज आप ये देखिएगा, सिंचाई की बात करें, इन नए जो तरीके आए हरित क्रांति के तहत उनमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता थी। और सिंचाई क्या है, खेतों तक पानी पहुंचाने का जो तरीका है वो सिंचाई है, इरिगेशन कहते हैं। अब सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी। अब जो किसान अमीर थे उन्होंने बोरवेल खुदवा ली, ठीक है, और कुएं खुदवा दिए। अब ये सब क्या, जो अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर था उस अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी कम कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं जल स्तर को भी इसने कम करा। ये मुख्यतः आपको क्या है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हरित क्रांति में देखने को मिलेंगे। आर्थिक असमानता आना, स्वास्थ्य की हानि होना, जमीन का खराब होना, जल स्तर का कम होना, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे मुख्य चीजें हैं जो हरित क्रांति को बेकार बताती है। परंतु मैं हमेशा पॉलिटी में भी यही बात पढ़ाता हूं और यहां पर भी यही बात बताऊंगा कि हर समस्या, हर व्यवस्था के, हर व्यक्ति के, सभी के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। हर व्यवस्था में अच्छी चीज भी होंगी, बुरी भी होंगी, हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होंगे, बुरे गुण भी होंगे, सब कुछ होता है। परंतु दोनों जो डिपेंड करती है, पहली बात तो यह देखा जाएगा कि गुण ज्यादा है या दोष ज्यादा है, ठीक है ना। गुण ज्यादा है या दोष ज्यादा है, अगर गुण ज्यादा है तो उसको हम अच्छा बताएंगे और दोष ज्यादा है तो हम उसको बुरा बताएंगे। और दूसरा डिपेंड करता है भैया परिस्थिति पे, कि परिस्थिति क्या है, स्थितियां क्या है। वो कहा गया है ना, कहावत है कि मजबूरी के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है ना भाई, उसके वो जय जयकार करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे भैया गधा बहुत मेहनती व्यक्ति है, ठीक है, उसकी ऐसे प्रकार की जो ये खताएं बना दी गई हैं समाज में थोड़ी सी गलत है। वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे भी हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, वो व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। तो वो कहावत है ना कि भाई गधे को भी क्या है, मजबूरी में उसको भी जय जयकार करनी पड़ती है। तो माना कि ये सारी की सारी समस्या हमें नजर आ रही है, लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। अमीरी गरीबी का भेद दूर करना सरकार के लिए इंपॉर्टेंट था, जमीन को बनाए रखना सरकार के लिए जरूरी था, जल स्तर को बनाए रखना जरूरी था। पर वो अमेरिका से रोज उनके आगे झुकने से तो बढ़िया था ना कि हाँ भाई ठीक है खा लो। ऐसा तो है नहीं कि तुम 100 से बिल्कुल 2 साल ही जीने लग जाओगे, 60-70 साल जी लो यार। और इतना ज्यादा जी करके भी क्या करोगे, ज्यादा जी करके भी कौन से झंडे गाड़ दिए, हाँ तो कम जी लो, पर कम से कम ये खाद्य संकट तो दूर हो। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी ना, उस परिस्थितियों में ये करना बहुत जरूरी था, हरित क्रांति को लेकर के आना बहुत जरूरी था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हरित क्रांति से आपको बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे और हानि कम देखने को मिलेगी। और जो हानि हुई भी है ना, वो हानि हम कह सकते हैं कि उस परिस्थितियों के अनुसार हमें उठाना जरूरी था। अगर नहीं उठाते तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी बेकार हो जाती और हो सकता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने जो प्रभाव है वो भारत पे ज्यादा जमा लेता, प्रभाव अपना भारत पे ज्यादा बना लेता, ठीक है। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन जी है और ये हरित क्रांति के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। अब आइए जानते हैं किताब की भाषा। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, ठीक है। ये बात हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 75% की जो जनसंख्या वो कृषि पर आश्रित थी। आश्रित होने का मतलब है आश्रय ले लिया उन्होंने, मतलब उनके उन कृषि के ऊपर ही वो पूर्ण रूप से निर्भर है। तो 75% की जो जनसंख्या वो कृषि के ऊपर ही निर्भर है। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्यक किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। अब 75% जो जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर थी, परंतु इसकी जो उत्पादकता थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत कम थी। मतलब बहुत ही कम उत्पादन हो रहा था। बहुत ही कम उत्पादन क्यों हो रहा था? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था टेक्नोलॉजी का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जैसा कि आज एक व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो बहुत पहले उसको लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर उसको रफ करूंगा, फिर थोड़ी देर ब्रेक लूंगा, फिर लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, बहुत है। पर अब आज स्मार्ट बोर्ड आ गए, पहले पीपीटी तैयार हो गई, लिखा रफ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सुविधा हो गई। तो अगर पहले के हिसाब से पढ़ाता तो काफी थोड़ा समय लग जाता, पर अब टेक्नोलॉजी बढ़िया आ गई तो कम समय में बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बन जाते हैं। तो पुरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे तो प्रोडक्शन कम हुआ करता था। अधिक संख्या जो किसान है, जो अधिक से ज्यादा जो संख्या में अगर आप किसानों को देखेंगे तो उनकी आधारिक जो संरचना है, जो आप कहते हैं बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी कम था। अब इसमें आप देख लीजिए, उनके पास बिजली आपूर्ति जो थी वो पूरी नहीं थी, उनके पास सिंचाई की जो पानी जो मिलना चाहिए वो पानी उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बेसिक चीजें हैं वो भी उनके पास उसका नितांत अभाव था, मतलब काफी भारी मात्रा में उनका अभाव था। भारत की कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है।
मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध न थी, कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से ही स्थायी रूप से समाप्त हो गया। अब देखिए, हम पूरा का पूरा मानसून पर निर्भर थे। मानसून पर निर्भर होना मतलब हम पूरा का पूरा वर्षा पर निर्भर थे। हम बारिश पे पूर्ण रूप से निर्भर थे कि भाई बारिश होगी तो अच्छी फसल हो जाएगी, ठीक है, नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तो किसानों की यही हालत थी, अगर बारिश हो जाती तो ठीक था कि ठीक ठाक उत्पादन हो जाता था। अगर जिस साल बारिश नहीं हुई तो उनको काफी समस्या होती थी अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। अब सिंचाई करने के लिए इस समस्या होती थी क्योंकि उनके पास कोई दूसरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि भैया वो कुआं खुदवा लेंगे, कोई बोरवेल खुदवा लेंगे और वहां मोटर लगा देंगे, वो मोटर से पूरे खेतों में पानी चला जाएगा। वो सुविधाएं नहीं थी उन लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही किसानों के पास थी। जो समृद्ध किसान थे, जो अमीर किसान थे, उन्हीं किसानों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध थी। अब जो औपनिवेशिक काल में जो कृषि पर गतिरोध लगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से हमारे देश में कृषि की इतनी बुरी फिसड्डी हालत रही। शुरुआत से हमारे देश में कृषि बहुत गजब की रही है, समृद्ध कृषि आप कह सकते हैं। पर ये ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या कर दिया, कृषि पे एक तरीके से रोक सी लगा दी, गतिरोध लगा दी, ऑब्स्टेकल लगा दी। अब वो गतिरोध, वो समस्याएं जो थी कृषि पे लगी हुई थी ब्रिटिश टाइम की, वो हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गए। तो हरित क्रांति उनको क्या कर सकती थी, समाप्त कर सकती थी, और उसने कर दिया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV के प्रयोग से, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। देखिए, मैं इसीलिए आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, जब आप लोगों को आगे आते जाओगे तो आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब HYV सीड्स, HYV सीड्स का मतलब इंग्लिश में होता है बच्चों हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, या हिंदी में से कहते हैं उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीज। ठीक है, तो उच्च पैदावार, ज्यादा पैदावार करने वाले जो किस्म के बीज है वो उनका प्रयोग हुआ, विशेष करके किस किस का, गेहूं का और चावल का। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि फर्टिलाइजर भी चाहिए था, उर्वरक चाहिए थे। पर पहले हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे थे, पर अब केमिकल वाले इस्तेमाल आ रहे हैं। कीटनाशक में पहले नीम के पत्तों का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, अब केमिकल वाले आए हैं जिनमें केमिकल्स, अलग अलग केमिकल मिले हैं। जल पूर्ति आपको करनी है, वाटर की जो सप्लाई है वो करनी है, मतलब सिंचाई व्यवस्था आपको और भी बेहतर करनी है। इन आघातों का सही अनुपात में प्रयोग होना ही महत्वपूर्ण है। आघातों का मतलब क्या होता है, जो इनपुट्स आप लगा रहे हो, इनपुट। देखिए, हम लोग उत्पादन क्या होता है बच्चों, उत्पादन या इंग्लिश में से हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन क्या है कि कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को आप फिनिश्ड गुड में, अंतिम वस्तु में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो कच्चे माल से अंतिम वस्तु में जो परिवर्तन किया जाता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये कच्चा माल, कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदलने के लिए जो कुछ आप लगा रहे हो वो क्या है, इनपुट है, वो आउटपुट है, सॉरी वो इनपुट है, आगत है। मतलब भाई जैसे कि आज आपके लिए वीडियो बनने के लिए ये बोर्ड हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, लाइट्स वाइट्स कैमरा, ये सब कुछ क्या है, इनपुट है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट है वीडियो, आउटपुट है वीडियो। तो आपको एक बेहतर फसल उगाने के लिए आपको उसमें HYV सीड्स भी लगाने होंगे, उसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो भी हम लोगों को करनी होगी। ओके, हमें उस बात को बिल्कुल क्या है, डन करना है, हमें उसको बिल्कुल क्या करना है, क्लियर करना होगा। तो इन आघातों का सही अनुपात में प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। तो अब अगर कृषि को हमें बढ़ाना है, अगर उसका जो प्रोडक्शन, उत्पादन है, अगर वो बढ़ाना है, तो ये जितने भी आघात है, जितने आघात कौन कौन से हैं, जितने कौन कौन से इनपुट्स हम लोगों की बात कर रहे हैं, उर्वरक, कीटनाशक और ये जल पूर्ति, इन तीनों का भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता थी। देखिए, अब क्या है कि बीजों की अधिक पैदावार वाले जो किस्म के बीज है उनका लाभ उठाने के लिए, ठीक है, वो महंगे हैं और उसके लिए विश्वसनीय जो सिंचाई की सुविधाएं, मतलब जो बेटर जो आपको सिंचाई की सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, उर्वरक मिलने चाहिए, कीटनाशक मिलने चाहिए। अब इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, रुपया। रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत जरूरी है। अब पैसा आपके पास है नहीं, तब क्या काम आएंगी, वित्तीय संस्थाएं काम आएंगी। वित्तीय संस्थाओं का मतलब क्या हो गया, जो आपको वित्त देंगी, जो आपको पैसा देंगी। तो वित्तीय संस्थाओं में कौन आता है, बैंक। बैंक भी आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आती है, आता बहुत कुछ है, पर आप लोगों को जितना समझना है वो बैंक समझिए। तो बैंक आते हैं, तो अभी बैंक देंगे पैसे, तो बैंकों की, आप कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थानों की जो आवश्यकता है वो भी अब पड़ने लगी थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, देखिए अब हरित क्रांति का पहला चरण बताया गया,
1960 के दशक के मध्य। तो 1960 के दशक के मध्य का मतलब हो गया 1965 से लेकर के। तो मैंने आपको क्या कहा, 66 में MS स्वामीनाथन जी मैक्सिको का बीज लेकर के आ गए थे। 1970 के दशक के मध्य तक, मतलब 1975 तक HIV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। तो अगर आप पहली लहर देखेंगे, जैसे कोरोना की फर्स्ट लहर, दूसरी लहर, उसी प्रकार से अगर आप हरित क्रांति का पहला चरण या पहली लहर देखते हैं जो 1965 से 1975 तक रहा, तो उसमें HIV बीजों का जो ज्यादा प्रयोग हुआ वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो समृद्ध राज्य हैं, जो समृद्ध है, जिनका प्रोस्पेरेट है, वो काफी जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, वही राज्यों में देखने को मिला। इसके अतिरिक्त HIV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया, ठीक है। तो इसका जो फायदा वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। ये देखिए आप नेगेटिव पॉइंट्स में भी जोड़ सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या, जैसे यहाँ पर आप एक पॉइंट डाल सकते हैं, हरित क्रांति के नुकसान क्या है। विशेष क्षेत्रों को फायदा, विशेष क्षेत्रों में जैसे पंजाब आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया, ये आ गया, इसमें यूपी भी आएगा बेटा, पश्चिमी यूपी आएगा, हरियाणा आएगा, ये भी आएंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, यूपी पूरा नहीं कह रहा हूं मैं, पश्चिमी यूपी, इधर वाला जो यूपी है उसमें इनका काफी अच्छे से हरित क्रांति चली है, काफी फेमस हुई है हरित क्रांति, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में डाल सकते हैं। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, बाकियों का नहीं। फिर हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है 1970 के दशक के मध्य से, मतलब 1975 से 1985 वाला जो दौर देखेंगे, वो टाइम पीरियड देखेंगे, तो में HIV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ मिला। तो अभी जो नेगेटिव पॉइंट्स दोनों आए थे वो नेक्स्ट दूसरे चरण में, दूसरी लहर में ठीक कर दिए गए, कई राज्यों तक फायदा पहुंचा और कई फसलों को भी लाभ मिला। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से, जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, जो फैला हुआ टेक्नोलॉजी दूर दूर तक फैली, उससे भारत को खाद्यान्न उत्पादन में क्या बना दिया, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। अब वो आत्मनिर्भर हो चुका है, अब उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, ना अमेरिका की, ना किसी यूरोपीय कंट्री की, वो अपना खुद उगा सकता है और खुद खा सकता है। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं था। तो भारत अब अपनी खाद्य संबंधी जो आवश्यकताएं, जो खाने पीने की जो सामानों की आवश्यकता है, जरूरत है, उसके लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं था, ना अमेरिका पर, ना किसी अन्य देश की कृपा पर। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, किसानों ने जितना उत्पादन करा है, उस उत्पादन को अगर बाजार में ना बेचे, खुद ही उसका अधिक से अधिक उपभोग कर ले, मतलब अगर उन्होंने 100, मान लीजिए 100 केले लगाए, या मान लीजिए आपने 100 किलो गेहूं उगाया, अब उस 100 किलो में से अगर 90 किलो आप खुद ही इस्तेमाल कर लो और 10 किलो ही सिर्फ आप क्या मार्केट में बेचने जा रहे हो, तो उससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को फिर क्या फायदा हो, 90 किलो तो आपके खुद नहीं खा लिए, आपने उगाया, आपने खाया, मस्त रहे, बाकी लोगों को तो मिला ही नहीं, बाकी लोगों ने खरीदा नहीं, तो अर्थव्यवस्था भी नहीं चली। तो अधिकांश भाग अगर वो स्वयं उपभोग कर लेंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि भैया 100 किलो आपने उगाया, तो 100 किलो में से मान लीजिए 20 किलो 30 किलो आप अपने पास रख लीजिए कि भाई इतना घर की आवश्यकता के लिए चाहिए, तो वो तो बिल्कुल जरूरी है यार, वो तो जरूरी भी है कि भाई आप दुनिया को बांटो, उससे अच्छा पहले खुद के घर की तो देखो। तो 20-30 किलो आपने रख लिया, पर कम से कम 70 से 80 किलो जो है वो आप मार्केट में ले जाकर के बेचिए, तो उससे निश्चित तौर पर आपको भी फायदा होगा, आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा, आपके पास पैसे आएंगे और अर्थव्यवस्था को भी फायदा ही होगा। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए विपणित अधिशेष क्या है। अधिशेष हम लोग पढ़ के आए हैं, लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स अधिशेष कर रहे हैं, व्यापार अधिशेष कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट की कंडीशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी विपणित अधिशेष जो आ जाएगा वो क्या है कि जब वो मार्केट में बेचेंगे तो उससे जो उनको प्रॉफिट होगा तो वो क्या है, अधिशेष है। मतलब आपने 100 किलो गेहूं का उत्पादन करा, अब इस 100 किलो गेहूं के उत्पादन में टोटल मान लीजिए 10,000 की लागत आई, 10,000 की लागत आई। अब आपने 80 किलो मार्केट में बेचा और उससे आपने 20,000 रुपए कमा लिए, तो अब आपको क्या हुआ, 10,000 का अधिशेष आपको बेनिफिट भी तो हुआ। तो जो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया जो अंश है, ठीक है, जो 80 किलो जो बेचा जाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, विपणित अधिशेष कहलाएगा। 100 किलो उगाया, 80 किलो बेचा, जो मार्केट में जो अंश बेचा जाएगा वो विपणित अधिशेष कहलाएगा। और यहां मैं सिर्फ आपको ये दर्शा रहा हूं कि उसको प्रॉफिट भी होगा।
हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। तो हरित क्रांति का जब समय चल रहा था तो किसान गेहूं का और चावल के अतिरिक्त और किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे थे तो वो भारी मात्रा में क्या बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। देखिए अब क्या हुआ, डिमांड तो है ही और सप्लाई भी अब बहुत हो गई, तो क्या हुआ कि भैया डिमांड और सप्लाई दोनों है, तो जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो थोड़े से कम हो गए, कीमतें कम आ गई, क्योंकि अब बहुत ज्यादा है। अब आपके पास बहुत ही ज्यादा सप्लाई, इसका सप्लाई और इसका ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है 80 लोग डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई उसकी 100 है, मतलब 20 सामान एक्स्ट्रा ही है। जैसा कि अब आप सर्दियों का मौसम जब जाने की एंडिंग पे रहे तो ये जो गर्म कपड़े वाले हैं, इनका गर्म कपड़े पड़े रहते हैं, पर खरीदने वाले गिने चुने। आप जाओगे, बोलेगा कितने का है, बोले 3000 की जैकेट है। 3000 की? मैं तो नहीं ले। अरे भैया भैया रुको रुको रुको, कितने चीज में लास्ट 1500। 1.5 तो नहीं यार मालिक, 1.5 तो बहुत कम है। नहीं 1.5 से 1 रुपया। बोला ठीक है 1.5 में ले जाओ। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज्यादा है पर लेने वाला कोई नहीं है। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई, डिमांड कम हो और सप्लाई जब ज्यादा हो तो बेटा तब क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे। इसका उल्टा ले लो, डिमांड 100 कर रहे हैं और सप्लाई 80 है। सप्लाई 80। अब भी जाओ आप जैकेट खरीदने और वो जैकेट 5 ही पीस है उसके। अब मुझे पता, मैं दुकानदार, मुझे पता है 10 लोग खड़े, उनको चाहिए यही जैकेट, कीमत 2500 थी, कितने की है? मैं भैया 4000 की। 4000 की यार भैया 3.5 नहीं भैया, देखो 4 है लास्ट, 4 भी मैं आपके लिए कह रहा हूँ, बाकी मैं दूसरों को 4 में नहीं देता। लेना तो बोलिए, और ग्राहक है तो मुझे पता है क्यों, क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं और सप्लाई कम है। तो क्या हो जाएगा, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ जाते हैं, और जब डिमांड और सप्लाई दोनों सही हो, बराबर से चलती है लगभग, तो प्राइस सही रहती है। ठीक है, तो अब भी क्या था, अब भी जो वाली स्थिति थी, मतलब स्थिति तो ऑलमोस्ट ये थी, पर अब सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही थी, अच्छी सप्लाई हो रही थी, तो डिमांड तो जितने लोग करेंगे उतने करेंगे, पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या हुआ, प्राइस कम आ गई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। ठीक है, तो अब अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले जो निम्न आय वर्ग है, जिनको निम्न आय वर्गों का मतलब ये है जिनको बहुत कम आय मिलती है, ऐसा जो पूरा वर्ग है, उनको इससे बहुत फायदा हुआ। जब कीमतें कम हो गई तो अब वो भोजन पे काफी खर्चा करते थे बेचारे, तो अब इनको जो चीज पहले 10 रुपए में मिला करती थी 5 में 7 में मिल रही, तो उनको फायदा हुआ, उनको सापेक्ष रूप से उनको उस चीज का क्या हुआ, फायदा मिला। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तो आप देखिए गरीब वर्ग को फायदा हो गया, एक तो जो गरीब वर्ग है उसको फायदा हो गया। दूसरा आप देखिए कि सरकार क्या करती है, अब किसानों को देखा गया कि भाई किसान बेच रहे हैं, पर मान लो किसान से कोई सही में नहीं खरीदा, सरकार कहती है चिंता मत करो हम लेंगे तुमसे, 30 रुपए 1 किलो गेहूं है, हम खरीदेंगे तुम लोगों से। सरकार उनसे खरीद लेती। अब सरकार ने मान लो 100 किलो गेहूं खरीद लिया, 100 किलो गेहूं सरकार ज्यादा ही खरीदती है, 100 किलो गेहूं खरीद लिया। अब ये 100 किलो गेहूं खरीद करके क्या होता है, आप सभी देखिएगा अपने राज्यों में FCI का ऑफिस होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय खाद्य निगम इसको कहा गया है। तो भारतीय खाद्य निगम सरकार के आधार पर किसानों से गेहूं खरीदता है, उसको स्टोर करके रखता है, फिर उस गेहूं का 2 समय काम करता है। एक तो राशन की दुकानों पे भेजता है, राशन की दुकानें जिनसे क्या हो कि गरीबों को बांटा जाए, कम दामों पे बांटा जाए, और दूसरा कभी कोई आपात का समय आ जाए, कोई इमरजेंसी का समय आ जाता है तब उसका, जैसे कि कोरोना के समय में लोगों को मुफ्त में सरकारों ने अनाज गेहूं बांटा है, वो समय ऐसा दौर। तो खाद्यान्नों की जब भी कमी होती है उस समय के लिए सरकार स्टॉक करके रखती है कि हाँ भैया हमारे पास है, हमें जब जरूरत होगी हम इसको बांट देंगे। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। देखिए अब हरित क्रांति से देश को बहुत फायदा हुआ, पर ये जो प्रौद्योगिकी है वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आघातों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। मैंने ये बात आपको कही, आर्थिक असमानताएं बढ़ी। अब ऐसा जो अमीर गरीब किसान है उनके बीच में जो असमानता है वो बढ़ने लगी, क्योंकि ये जितने भी जो आघात हमने देखे, जितने भी इनपुट्स देखे कि भैया HYV सीड्स का देख लो, आप बेहतर टेक्नोलॉजी का देख लीजिए, आप तकनीक अच्छी अपना रहे हैं, आप पानी की सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, ये जितने भी आघात है, जितने भी जो इनपुट्स है, ये इनपुट सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान खरीद सकता है, गरीब किसान नहीं खरीद सकता। तो अब गरीब किसान पहली बात तो इनपुट खरीद नहीं सकता, और उसका उत्पादन भी अमीर किसान ज्यादा कर रहा है, गरीब किसान उत्पादन कम कर रहा है, और ज्यादा उत्पादन वो करके वो बाजार में बेचेगा तो ज्यादा रुपया कमाएगा, मतलब ये तो और भी अमीर हो गया।
और एक तो पहली बात इसका खरीदने को नहीं है, दूसरा इसका उत्पादन कम है, अब बेच भी कम रहा है तो उसको और भी ज्यादा क्या हो गया, गरीब हो गया। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक होती है, ठीक है। और अब जो ऐसी फसलें हैं तो उनमें जो कीटनाशक है उनका भी आक्रमण की संभावना अधिक होती है। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। तो उनकी फसलों को अगर कीट लग जाते थे तो वो पूरा का पूरा उन किसानों को काफी नुकसान होता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई, परंतु सरकार ने अपनी तरफ से पूरे कोशिश करी, ठीक है। उन लोगों को सस्ते में लोन दिलवाया, सरकार ने कहा कि आप लोग भी खर्चा करिए, आप भी निवेश करिए, सरकार आपको सहायता करेगी। और सरकार के उपाय जितने रहे उनके कारण जो इतनी आशंकाएं लगाई जा रही थी गरीब किसान को बहुत नुकसान होगा, वो आशंकाएं सारी सत्य साबित नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मानता हूं भारत की सरकारें थोड़ा बहुत कम काम करती होंगी और कुछ, पर मैं ये कहता हूं कि भारत की सरकारों ने जितना काम करा ना वो काबिल तारीफ है। चाहे किसी पार्टी की, मान लीजिए किसी की भी, मैं किसी पार्टी विशेष, किसी दल विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा हूं, अभी तक 1947 से लेकर के आज 2022 तक जितनी भी सरकारें बनी है सबने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, सभी ने दिया। चाहे वो सामाजिक समानता हो, आर्थिक वृद्धि के रूप में हो, या देश को खूब प्रगति की तरफ ले जाना, सभी सरकारों ने योगदान दिया, गजब का योगदान दिया। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी ताकि छोटे किसानों को यह आवश्यक आघात उपलब्ध हो सके। अब निम्न ब्याज दर मतलब बहुत ही कम ब्याज रेट पे तुम 1 लाख रुपए ले लो और बिल्कुल 1% साल, पूरा साल होने के बाद 1 लाख 2,000 रुपए जमा करा देना, 2,000 एक्स्ट्रा कराने पर लो। और क्या करो, बीज तुम लोग खरीदो, तुम बेहतर टेक्नोलॉजी खरीदो, तुम पानी की सिंचाई की सुविधा के लिए उपलब्ध करो। अब देखो यहाँ पर 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो जो बड़े किसान है वो तो उत्पादन को बढ़ा ही रहे हैं, बड़े किसान उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा सरकार क्या कर रही है कि गरीब जो किसान है उन गरीब किसानों को सहायता दे रही है, गरीब किसानों को सहायता दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक और आर्थिक जो समानता है उसको भी बनाए रखने का काम सरकार कर रही है। तो इसीलिए तो कहता हूं कि भारत की सरकारों का गोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस भी होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो निम्न ब्याज दर, कम ब्याज दर पे उनको लोन दिया गया, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी गई। अच्छा, एक उर्वरक का पैकेट 100 रुपए का आता है, ठीक है, 70 तुम दे दो, 30 सरकार दे देगी। छोटे किसानों को इन आघातों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। तो अभी जो छोटे किसान हैं, जब इन्होंने सरकार के योगदान से, सरकार की सहायता से इन आगतों का इस्तेमाल करा, तो छोटे खेतों की जो उपज है वो और जो उनकी उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी बड़े बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा कि गुण और दोष दोनों देखे जाएंगे, और फिर देखते हैं गुण ज्यादा है दोष ज्यादा, तो हरित क्रांति के गुण ही ज्यादा है। और फाइनली एक निष्कर्ष जो हमारे नोट पे यही निकलता है, इस पर नोट डाल लीजिएगा कि हरित क्रांति से सभी छोटे बड़े सभी किसानों को काफी लाभ मिला है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये बात भी ध्यान रखिएगा, अब हम लोग वापस आज के मौजूदा दौर में हम लोग वापस पारंपरिक तरीकों पे जा रहे हैं कि हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हम वापस जो पहले के समय में उर्वरक के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते थे उनका हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करें। और इस मामले में जो सिक्किम है ना भैया, जो सिक्किम, वो सिक्किम पहला ऑर्गेनिक राज्य है जहां पे पूरी जो खेती बाड़ी है वो पहले के पारंपरिक तरीकों के हिसाब से ही होती है, ठीक है। मतलब कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो शुद्ध खाने के सामान है वो सिक्किम के लोग खा रहे हैं और मस्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हरित क्रांति का हम लोगों ने चर्चा कर ली है। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। तो सरकार द्वारा जो अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च सेंटर की सेवाओं के कारण अब क्या हुआ, वो रिसर्च सेंटर खोले गए और उनको कहा गया कि जो गरीब मध्यम वर्ग के जो किसान है उनके पास जाओ और उनसे पता लगाओ कि भाई उनको क्या समस्या आ रही है, कोई उनको सुझाव देकर क्या हो। अब इसमें अनुसंधान रिसर्चों में कौन है, जिन्होंने एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी, वो लोग हैं। तो जो कीटनाशकों का आक्रमण था, इससे फसलों की बर्बादी होती थी, वो भी अब थोड़ी कम हो गई। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी विकासों को ही मिलता। अगर इन प्रौद्योगिकियों का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगर प्रयास नहीं करती तो शायद और शायद सिर्फ और सिर्फ धनी किसानों को ही इसका फायदा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर किसान है उन्हीं को फायदा मिलता है। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और कैसा लगा आज का लेक्चर ये भी बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।